हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए लेक्चर सीरीज़ में, जो बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ है ये हमारा। और इस पूरे सीरीज़ में हम लोग बीपीएससी को फोकस करते हुए बिहार के सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और कंप्लीट डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे। बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार के भूगोल के बारे में, बिहार की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीज़ें जो बीपीएससी की परीक्षा हेतु अनिवार्य है, बीपीएससी के सिलेबस पर बेस्ड है ये कम्प्लीटली। ठीक है, इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में जो बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर होगा उसमें हम सब कुछ समझेंगे। बिहार, जैसा मैंने बताया, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का इकोनॉमिक्स, साथ में बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उनको हम लोग जानेंगे, समझेंगे, ताकि आप लोगों की परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और कोशिश यही रहेगा कि कंटेंट इतना रिच हो कि आपको कंप्लीट तैयारी मिले यहाँ से, ना ही सिर्फ पीटी की बल्कि मेंस का भी असिस्टेंस अच्छा खासा मिल जाए। कंटेंट कुछ ऐसा हो जो जिसका उपयोग आप अपने मेंस के परीक्षा में भी कर सकें। ठीक है, और ये सिर्फ बिहार से संबंधित होगा क्योंकि प्रश्न आते हैं, काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और स्टूडेंट्स भी परेशान भी रहते हैं इसके कंटेंट को ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसी उम्मीद आशा के साथ कि ये कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इस कंटेंट से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। आप कंटेंट देखो, समझो, पढ़ो, जानो, सीखो और परीक्षा दो आराम से और आपका सिलेक्शन हो, ऐसे ही आशा है हमारी। कोशिश रहेगी कि इसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और यह रेगुलर अपडेट होता रहेगा और हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पूरा सिलेबस कवर ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और आज हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार के आधुनिक इतिहास से। ठीक है, क्योंकि इसका काफ़ी महत्व है। आपने देखा भी होगा सिलेबस में, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में जो इतिहास का पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आधुनिक बिहार का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, ये नया है ना, तो इसलिए महत्व महत्व ज़्यादा है इसका। इसके अलावा जब ये सेक्शन ख़त्म होगा तो फिर हम लोग मध्यकालीन बिहार और फिर प्राचीन बिहार के बारे में भी तथ्य को जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे और उसके भी प्रश्नों के जो प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्लस कुछ मेंस के क्वेश्चन, उसको भी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, समझते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास को। सबसे पहले जो हम लोगों को जानना है वो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, आधुनिक काल की बात करते हैं, तो ये तब से शुरू होती है जब से यूरोपियंस भारत में आते हैं। ठीक है, जब से यूरोपियंस भारत में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, भारत का रास्ता खोजते हुए और फिर इसने व्यापार करना शुरू किया था। एक नयापन लेके आई थी भारतीय संस्कृति में, क्योंकि भारतीय संस्कृति उस वक्त पूरे विश्व से वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से कटी छटी थी और यूरोपियन सभ्यता से बिल्कुल ये अलग थी। पश्चिमीकरण तो बिल्कुल था नहीं इसमें। तो जब यूरोपियन आते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट चेंज आता है। भारत जैसे देश में एक कंप्लीट नया चीज़, नयापन आता है हर चीज़ में, तौर तरीके, व्यापार के जो वस्तु थे वो वस्तु हमारे पास नई नई वस्तुएं आती है जिनके बारे में हम पहले कभी परिचित नहीं थे। हमारे पास एक नई राजनीतिक सोच आती है। अंग्रेज़ों, जो यूरोपियंस थे सॉरी, वो उनको भी भारत के बारे में जानने को मिलता है, समझने को मिलते हैं, यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थितियों को जानने को मिलता है। हम सीधे साधे लोग थे और ज़्यादा छल कपट हमारे में नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसी बात का लाभ उठा करके, इस स्थिति और परिस्थिति का लाभ उठा करके उन्होंने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब जबकि चूँकि पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव पड़ा था तो बिहार भी इसे छूता नहीं रहा था। तो बिहार के ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा, इसी बात को हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक आपको ये अच्छा लगता है। तो 1912 तक स्वतंत्र पहचान से वंचित बिहार में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 18वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्पन्न भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलता, मुगल सम्राट की अयोग्यता, क्षेत्रीय शासकों की महत्वाकांक्षा तथा नवजागृत ब्रितानी उपनिवेशवाद के प्रभाव का समेकित परिणाम था।
क्या हुआ, 1912 तक यह स्वतंत्र पहचान से बिल्कुल तरह से क्या था, ये वंचित था। 1912 इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है 1912। और उस समय बिहार की जो स्थिति थी, उस बिहार की स्थिति में जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना होती है, वह स्थापना किसका परिणाम था, तो वह स्थापना परिणाम था 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो दुर्बलता सामने आती है, मुगल सम्राट की जो अयोग्यता सामने आती है, साथ में जो क्षेत्रीय शासकों की जो महत्वाकांक्षा थी जो जिस तरह से बढ़ जाती है, और जो ब्रिटिश उपनिवेशीवाद था उसका जो प्रभाव पड़ता है, उसी का समेकित परिणाम था बिहार में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। ये सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 3 शताब्दियों की बात करें, पिछले 3 शताब्दियों की बात करें, और उनमें जो घटनाएं घटी थी, अगर उसको सही तरीके से अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं, पक्षपात रहित विश्लेषण करते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने जिन भारतीय प्रदेशों में सर्वप्रथम कंपनी शासन की स्थापना की थी, वह मूलतः उनकी कल्पना रहित किंतु परिस्थितिजन्य औपनिवेशिक विस्तार योजना का सफल लौकीकरण था, है ना। इन्होंने कल्पना नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, बस ये परिस्थितियों के कारण हो गया था। परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी कि वो करते चले गए, उनको मौका मिलता चला गया और वो करते चले गए, और उनकी औपनिवेशिक विस्तार जो है उसकी जो योजना थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि परिस्थितियाँ अनुकूल थी उनके लिए, क्योंकि हम कमज़ोर थे, हमारे शासक कमज़ोर थे, हमारी राजनीतिक प्रणाली कमज़ोर थी, लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लोग अवेयर नहीं थे। तो इसका पूरा फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिलता है। और इसी बात को अगर हम जे.आर. सीले के शब्दों में अगर हम समझते हैं और उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि उन्होंने एक कथन कहा है कि किसी भी देश के आंतरिक राजनीतिक झगड़ों में ना पड़कर अपना ध्यान पूर्णतः व्यापार पर केंद्रित करने वाली अंग्रेज़ों की जो जाति थी, उसने भारत में चाहा कुछ और पाया कुछ और। ठीक है, ये काफ़ी सारे संदर्भ में आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी व्याख्या हो सकती है। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ जाए कि अंग्रेज़ों ने भारत में चाहा कुछ और पाया कुछ और। हो सकता है आपको इसकी व्याख्या करने के लिए प्रश्न भी पूछा जा सके, क्योंकि जैसा कि ऊपर भी चर्चा किया जा चुका है कि ऐसी इनकी अगर हम विश्लेषण करते हैं तो ऐसी इनकी कोई सुस्पष्ट कोई योजना नहीं थी कि भारत में जाकर के उनको अपना साम्राज्य बनाना है। भारत को तो उन्होंने देखा भी नहीं था कि कैसा है और कैसा नहीं है। उनको तो बस मतलब था व्यापार से, उनको व्यापार करने आए थे। लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई, लोकल परिस्थितियाँ, लोकल शासक, जैसे कि उनको मौका मिल गया, फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके, काफ़ी आसान था उस समय अंग्रेज़ों की ये नीति को अपना करके इम्प्लीमेंट करके अंग्रेज़ों ने जो काम किया और यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ा और यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में अपना संपूर्ण भागीदारी दिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे फिर वो उस तरीके से आगे बढ़ा। ये सारी कहानी हमको मॉडर्न इतिहास में पढ़ने को मिलता है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा। बस वही कुछ स्थिति बिहार के लिए भी ठीक बैठती है और इसलिए इसकी व्याख्या करने को भी प्रश्न आ सकता है आपको कि भारत मतलब कि किसी भी देश के आंतरिक राजनीतिक झगड़े में ना पड़कर अपना ध्यान पूर्णतः व्यापार पर केंद्रित करने वाली जो अंग्रेज़ों की जाति थी, उन्होंने भारत में चाहा कुछ और पाया कुछ और। आप इसका आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि निसंदेह अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने आए थे, किंतु यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान महान कमियों के कारण वे शासन करने के लिए ठहर गए और थोड़ा संयम और साहस का परिचय देकर उन्होंने अल्प अवधि में ही ब्रिटिश ताज को सर्वाधिक भड़कीले रत्न भारतीय उपनिवेश से विभूषित कर दिया था। इंडिया अब क्या बन गया था, अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन गई थी, उसका उपनिवेश बन चुका था। ठीक है, और हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी तक परंपरावादी तथा क्रमिक विकास का समर्थक बने रहने वाले इंग्लैंड को क्रांतिकारी ढंग से साम्राज्यवादी चरित्र प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? व्यापारिक संस्था जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जाता है। ठीक है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। क्या श्रेय जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो अंग्रेज़ों को साम्राज्यवादी चरित्र प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। यही आई थी भारत में ट्रेड करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से शाही अनुज्ञा प्राप्त कर आर्थिक लाभ के एक सूत्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पित इसी व्यापारिक संस्था के महत्वाकांक्षी
प्रशासकों ने सोची समझी योजना के अंतर्गत भारत के लोगों और इसके शासकों को पहले झुकने के लिए बाध्य किया और फिर बाद में उनसे ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कराई। यही हुआ था हमारे साथ, है ना। पहले तो उन्होंने वहाँ से परमिशन लिया और व्यापारिक संस्था के रूप में यहाँ पर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसके जो प्रशासक थे उन्होंने बड़ी ही सोची समझी योजना के अंतर्गत भारत के लोगों को और इसके शासकों को पहले झुकने के लिए बाध्य किया और फिर बाद में उनसे ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कराई। और ये सब कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे बंगाल पर हुकूमत हुआ इनका, कैसे मैसूर पे हुकूमत होता है, फिर महाराष्ट्र पे हुकूमत होता है, फिर सिंध पर, फिर पंजाब पर, और इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष पर इनका साम्राज्यवाद का विस्तार हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1857 की क्रांति होती है, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हट करके ब्रिटिश क्राउन रूल आता है। ये सारी कहानी हम लोग मॉडर्न इतिहास में पढ़ रखे हैं, बस उसी का एक छोटा सा रिवीजन है, ठीक है, ताकि आप बिहार से चीज़ों को कनेक्ट कर सको। 18वीं सदी में घटित यह घटना आज भी शिक्षाप्रद है, बिल्कुल शिक्षाप्रद है। आज हमें जानना चाहिए, इसको अभी भी याद रखना चाहिए यदि हमें अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो बिल्कुल ये याद रखना चाहिए हमें, ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पूर्व भारत के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार पर डच, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली व्यापारिक संस्थाओं का कब्जा था, और उनके व्यापार की प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो भाई मसाले थी, लौंग, जायफल, जावित्री, काला मिर्च, अदरक, कपूर, चंदन, कीमती पत्थर, नील तथा बुने हुए कपड़े, ठीक है, सूती कपड़े। तो अंग्रेज आया उसके पहले ये लोग पहले से आ चुके थे, ठीक है। यूरोप के बाज़ारों में भारतीय माल की ज़बरदस्त मांग थी और इसी मांग से अभिभूत होकर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विदेश व्यापार पर एकाधिकार जमाना चाहा, ठीक है। यूरोप के बाज़ारों में भारतीय माल की ज़बरदस्त मांग थी और इसी मांग से अभिभूत होकर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विदेश व्यापार पर एकाधिकार जमाना चाहा। इस प्रयास में अंग्रेज़ों ने निसंकोच रूप से साम, दाम, दंड, भेद सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया, हर चीज़ का प्रयोग किया इन्होंने। अभियान का शिकार सर्वप्रथम उन यूरोपीय व्यापारिक संस्थाओं को बनना पड़ा जो लंबे समय से भारत के विदेश व्यापार पर काबिज होकर के न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ अर्जित कर रहे थे। ये कौन थे? तो ये वही थे जो अंग्रेज़ों के पहले आए थे, जैसे कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी वगैरह, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार स्थापना की प्रत्याशा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ समय तक अल्प लाभांश पर व्यापार कर अपने प्रतिद्वंदी व्यापारिक संस्थाओं को की विश्व बाजार में साख गिरा दी। कम लाभ पर ये इन्होंने काम किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कम लाभ पर काम करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की साख बढ़ गई और पहले से जो व्यापार कर रहे थे उनकी साख घट गई। इसके कारण उन्होंने वर्ल्ड मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया, और कब्जा जमाने के बाद पहले डच को, फिर पुर्तगीज को, फिर फ्रेंच व्यापारी कंपनियों को से जो कंपटीशन हुआ, ये कंपनियां जो थी इसी प्रतिस्पर्धा के दबाव में आ गई और उनका आधार जो है, आर्थिक आधार, वो कमज़ोर होने लगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई और पूरी तरह से भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है ना। ओके, अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार पर हावी होने के बाद इन्होंने क्या किया? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार पर हावी होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शताब्दियों से विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं तथा संप्रदायों की पंचमेल एकता पर आधारित भारत की राजनीतिक संरचना को अपने आर्थिक लाभ तथा राजनीतिक प्रभुत्व के लिए कमज़ोर करना प्रारंभ किया। तो जब एक काम हो गया तो फिर अंग्रेज़ अपने दूसरे लेवल पर आता है, दूसरे स्तर पर पहुंचता है। भारत में जो भारत की जो विभिन्न संस्कृतियां थी, जो धर्म थे, जो भाषा थी, संप्रदाय थे, और ये जो एक साथ रहते थे उस वक्त में, ठीक है, इंटीग्रिटी का सबूत देते थे ये लोग। अब इसी इंटीग्रिटी को अंग्रेज़ों ने तोड़ा, बहुत तरह के योजना और अपनी परियोजना ला करके अंग्रेज़ों ने इसी एकता को तोड़ करके हमें कमज़ोर किया, सभी धर्मों को एक दूसरे से अलग कर दिया।
उसके बाद भारत में कंपनी ने मान्यता प्राप्त राजदूत जो थे सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो, इन्होंने अपनी उच्च कल्पना शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि तथा शिष्ट भाषा के द्वारा तत्कालीन मुगल सम्राट तथा शाही अधिकारियों को मंत्रमुग्ध कर लिया था। टॉमस रो आए थे भारत में, मॉडर्न इतिहास में पढ़ना है इनके बारे में। उसके बाद निज स्वार्थ की पूर्ति हेतु किसी भी स्तर तक झुकने तथा स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने को तत्पर कंपनी के प्रारंभिक प्रशासकों ने जहांगीर से विशेष आर्थिक रियायतें प्राप्त की, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को काफ़ी तेज कर दिया। कंपनी को अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिला और अल्प अवधि में ही उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। 1700 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारियों ने एक सामान्य सभा आयोजित कर इंग्लैंड की समस्त पुरानी तथा नई व्यापारिक संस्थाओं का एक साथ विलय कर दिया और एकीकरण के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास और भारत में उसके लूट खसोट की गति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। भारतीय व्यापारियों के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार छल और बेईमानी से परिपूर्ण था। ये सारी बातें हम लोग मॉडर्न इतिहास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा रिवीजन बस देते हुए इसको बिहार से कैसे कनेक्ट किया जाए, बस एक कहानी के तौर पर बता रहा हूँ। इतिहास को फैक्ट के तौर पर भी बताया जा सकता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं इसे कहानी के तौर पर प्रस्तुत करूँ, क्योंकि इतिहास को फैक्ट्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। कहानी के तौर पर पढ़ते हैं तो चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, कहानी याद रह जाती है, एक पिक्चर सा बन जाता है दिमाग में। तो जब आप इसको सुनोगे तो इसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता रहेगा और एक नया तरीका, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतिहास पढ़ने का एक नया एंगल मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चंस भी जो आएंगे एग्ज़ाम में, एक होता है सीधा लेक्चर, एक होती है बातें वैसी जो किताब से निकाल सको, ठीक है, या लिखी हुई बातों से निकाल सको, कुछ अच्छे लाइंस, कुछ अच्छी पंक्तियाँ, ठीक है, उसको आप निचोड़ सको, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे जाएंगे। आपको याद उन्हीं सब चीज़ों को करना होगा, चीज़ों को, कड़ियों को इसी तरह से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे शब्द सीखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे तो अपने लोकल लैंग्वेज में भी भाषा का सही चयन ना करते हुए भी, शब्दों का सही चयन ना करते हुए भी बोला जा सकता है, चीज़ों को समझाया जा सकता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि आप मेंस के लिए भी तैयार हो, इसलिए शब्दों का सही चयन होना ज़रूरी है। इसलिए इसे कहानी के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि एक शुद्ध हिंदी भी आपको मिले और शायद में कहानी भी जानने को मिले। ओके, उसके बाद जब यहाँ तक कहानी हो गया हमारा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक तरफ सभी अपने कॉम्पिटिटर्स को बाहर धकेला, व्यापार पर कब्जा किया, व्यापार पर कब्जा करने के बाद वो अपने दूसरे स्तर पर पहुँचे। धर्म, भाषा, संप्रदाय की जो एकता थी भारत में, हमारे पुरानी बहुत सदियों से चली आ रही, और उस पर आधारित जो भारत की राजनीतिक संरचना थी, उस राजनीतिक संरचना को अपने आर्थिक लाभ तथा राजनीतिक प्रभुत्व के लिए कमज़ोर करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और टॉमस रो उस समय थे काफ़ी प्रचलित व्यक्ति। उन्होंने अपने ज़बरदस्त कल्पना शक्ति और बुद्धि से और शिष्ट भाषा के द्वारा मुग़ल सम्राट को प्रसन्न किया, खुश किया, और उसके बाद खुश करने के बाद, अपने स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने के बाद, जहांगीर से उसने विशेष आर्थिक रियायतें प्राप्त कर ली, ठीक है ना, और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को काफ़ी तेज कर दी। इसके बाद 1700 ईस्वी में क्या होता है कि इंग्लैंड में व्यापारियों ने एक सामान्य सभा आयोजित कर इंग्लैंड की जितनी भी समस्त पुरानी तथा नई व्यापारिक संस्थाएं थी, उनका एक साथ विलय कर दिया इन्होंने। और एकीकरण के बाद, इस एकीकरण के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विकास था और भारत में उसके जो लूट खसोट की जो गति थी, वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई। और भारतीय व्यापारियों के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार छल और बेईमानी से परिपूर्ण था, ये पूरी तरह से स्पष्ट बात है। एक अवसर ऐसा भी आया जब अंग्रेज़ सौदागरों के अत्याचार तथा बेईमानी से कुपित होकर मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने, उस समय औरंगज़ेब था, ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त कोठियों को जब्त कर लिया था। अंग्रेज़ों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ देने का आदेश दे डाला था। लेकिन फिर अंग्रेज़ बड़े धूर्त थे, बहुत ही ज़बरदस्त धूर्त थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के चरणों पर गिरकर क्षमादान मांगा, और क्षमादान ही नहीं मांगा बल्कि यह विश्वास भी उनको दिला डाला कि वे सम्राट के प्रति आस्थावान है और बस एक निरीह व्यापारी है, केवल एक छोटे से व्यापारी है और कुछ नहीं है, बेबस व्यापारी है।
और उन्हें उनकी संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने इस तरह से बिहेव किया अपने चतुर चालाक बुद्धि से कि औरंगज़ेब को का संरक्षण उन्होंने प्राप्त कर लिया, उनका विश्वास जीत लिया। ठीक है, इस प्रकार के धूर्त थे ये। औरंगज़ेब की मृत्यु के कुछ ही वर्षों के अंदर मद्रास तथा बंगाल में कार्यरत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वरीय पदाधिकारी थे, उन्होंने षड्यंत्र का जाल फैलाना शुरू कर दिया। राष्ट्रीयता अथवा देशभक्ति की भावना से पूर्णतः अपरिचित उस समय भारतीयों में राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भारत को हम लोग राष्ट्र के तौर पर उस समय नहीं देखते थे, क्योंकि कोई अपने लोग नहीं थे। ठीक है, इस भावना की कमी थी, और ऐसा हम लोग विश्व इतिहास में भी हम लोगों को देखने को मिला है कि राष्ट्र प्रेम जो है, राष्ट्रीय नेशनलिज्म जो है, और पैट्रियटिज्म की जो भावना है, ठीक है, ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ था, और फिर भारत में इसकी जागृति फैलाई गई थी। खास करके 1857 से इसकी कहानी शुरू होती है, और धीरे धीरे करके फिर सारे मूवमेंट्स होते हैं, कांग्रेस का विकास होता है, और धीरे धीरे इसकी जो नेशनलिज्म की कहानी है वो आगे बढ़ती है स्वतंत्रता संग्राम की ओर। और प्रेरित था ये कैसे विश्व इतिहास में जो कुछ हो रहा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से हमको ये नेशनलिज्म की भावना जानने को, समझने को, देशभक्ति की भावना जानने को, समझने को मिलती है। तो ये भी विश्व इतिहास में भी काफ़ी बाद में हुआ था, हमारे यहाँ भी काफ़ी बाद में हुआ ये चीज़। ठीक है, और इसलिए ये बिल्कुल अपरिचित थे हम लोग, भारतीय जनता बिल्कुल अपरिचित थी इस बात से। तो भारतीय जनता स्वभावतः पराये लोगों पर विश्वास कर लेने तथा ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करने के आदी थी, जबकि इसके विपरीत अंग्रेज निम्न दर्जे के बेईमान तथा कपटी थे। मुगल शासन व्यवस्था से जुड़े शासक वर्ग की प्रवृत्ति लगभग समान ही थी, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो एक बार की साफगोई में ही, मतलब साफगोई इन द सेंस कि जब एक बार स्पष्ट रूप से अपनी तरफ से जो जस्टिफिकेशन था उन्होंने दे दिया था अंग्रेज़ों ने यहाँ पर औरंगज़ेब को, अंग्रेज़ गरीब परदेशी न बन पाते, और न बंगाल तत्कालिक सूबेदार अजीम शाह, ठीक है, उस समय बंगाल का जो तत्कालिक सूबेदार था अजीम शाह, उन्होंने कंपनी को सूतानदी, कलिकता और गोविंदपुर में 3 गांव बतौर जागीर दे देता। तो इस अजीम शाह ने, तत्कालिक जो सूबेदार था अजीम शाह ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूतानदी, कलिकता और गोविंदपुर के 3 गांव दे दिया था जागीर के तौर पर। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ सक्षम हो गए थे, अंग्रेज़ इस बात में मुग़लों को कन्विंस करने में बिल्कुल सफल हो गए कि बस वो एक छोटे से व्यापारी है और वो उनका कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, उनसे उनको कुछ हानि नहीं होगा, बल्कि वो उनका लाभ ही पहुंचाएंगे उनको। ठीक है, इस बात से कन्विंस करने में वो बिल्कुल तैयार हो गए थे, और एक ही बार ऐसा करना पड़ा उनको, मेहनत भी नहीं लगा उनको ये करने में, अपनी पूरी चालाकी का इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, 1707 के बाद का जो काल था मुगल साम्राज्य के बिखराव का काल था, जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से मुगल साम्राज्य बिल्कुल टूट जाता है, उसमें आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाती है, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स करता है धीरे धीरे, आंतरिक समझदारी घटने लगती है। इसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ों ने भारत के केंद्रीय सत्ता की कमज़ोरी का आभास पाकर 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सर जोशिया चाइल्ड द्वारा प्रतिपादित मूर्तिक पूजक जातियों के ऊपर एक सत्तात्मक राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया। मूर्ति पूजक जातियों का संदर्भ यहाँ पर भारतीयों से है। ठीक है, मूर्ति पूजक जातियों का संदर्भ यहाँ पर भारतीयों से है। तो इसमें इन्होंने इस फिलॉसफी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, प्रतिपादित एक सत्तात्मक राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। बंगाल के नवाब पद पर नियंत्रण हेतु देसी सरदारों के बीच चलने वाली शीत युद्ध का लाभ उठा करके कंपनी ने अपने स्वहित में शाही फरमान में दर्ज उपबंधों की धज्जियां उड़ानी प्रारंभ कर दी। किलाबंदी न करन संबंधी प्रतिबंध को नज़रअंदाज करते हुए कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपनी फैक्ट्री को सर विलियम फोर्ट का रूप दे डाला। उस समय किलाबंदी नहीं करने का बात कहा गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को नहीं मानी, और कलकत्ता स्थित जो उनकी फैक्ट्री थी इस पर इन्होंने अपना सर विलियम फोर्ट बना डाला। और काफ़ी जगहों पर भी अंग्रेज़ों ने ऐसा किया था, धीरे धीरे करके फोर्ट बना रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे, जबकि ऐसा करना मना था। औरंगज़ेब की भांति उसके उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों ने भी अंग्रेज़ों की हर गलती को अनदेखा कर अनजाने में ही
उनकी हौसला अफजाई कर दी। 1717 में सम्राट फारूक सियर ने क्या किया? ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। फारूक सियर ने कंपनी को इतने आर्थिक अधिकार दे दिए और छूट दे डाला कि वह राजपोषित परम शक्तिशाली आर्थिक संस्था बन गई। ठीक है, फरमान जारी कर दिया था इनको। और इतिहासकार ओर्स ने, इतिहासकार हैं एक ओर्स, उन्होंने इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र कहा है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा है। ठीक है, ओर्स ने कहा है इस बात को, इस फरमान को ये संज्ञा दी गई है ओर्स के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें। इसके बाद जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना जाल फैला रही थी, मुगल सम्राट का जो परम विश्वास पत्र प्रतिनिधि था, क्या नाम था इसका? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद संभाल रहा था। ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद संभाल रहा था। कालांतर में केंद्रीय सत्ता के विघटन तथा क्षेत्रीय अलगाववाद से प्रेरित होकर बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने, ठीक है, बंगाल का नवाब था सुजाउद्दीन, 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। कब? 1732 में कौन बना गवर्नर बिहार का? तो अलीवर्दी खां। ठीक है, यहाँ मुर्शीद कुली खां, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद। फिर बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन आते हैं, उन्होंने 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। और बिहार की उस समय स्पेसिफिकेशन दी गई है कि 9,52,558 बीघे में यह फैला हुआ था। 7 सरकारें थी यहाँ पर, 199 परगना था। ठीक है, बिहार इस वक्त। और बिहार की जो तत्कालिक सरकारें थी उस वक्त में, उस समय बिहार मुंगेर, चंपारण, हाजीपुर, सारण, तिरहुत तथा रोहतास था। ठीक है, बिहार, मुंगेर, चंपारण, हाजीपुर, सारण, तिरहुत और रोहतास। अलीवर्दी खां एक कुशल प्रशासक था। उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से विद्रोही जमींदारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर अल्प अवधि में ही सूबे की वित्तीय स्थिति को संतोषजनक बना दिया था। अलीवर्दी खां ने दिल्ली दरबार को दी जाने वाली वार्षिक मालगुजारी की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 30 कर दिया था, मतलब 30 लाख कर दिया था। ठीक है, और इसके परिणाम में क्या हुआ? मुगल सम्राट की दृष्टि में उसकी छवि एक योग्य शासन अधिकारी की हो गई। ओके, तो यहाँ तक अभी हम लोगों को पार्ट 1 में, ये पहला वीडियो लेक्चर में हम लोगों को समझना है। इसके बाद का लेक्चर बहुत जल्द फिर से रिलीज़ होगा। आप यहाँ तक की कहानी को पढ़िए, समझिए, जानिए, तो मुझे लगता है आपके काफ़ी काम आएगा। और फिर बहुत जल्द मैं उपस्थित होऊंगा एक इसी के आगे की कहानी को लेकर के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके काम आएगा, और आप अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना जाल फैला रही थी, मुगल सम्राट का जो परम विश्वास पत्र प्रतिनिधि था, क्या नाम था इसका? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद संभाल रहा था। ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद संभाल रहा था। कालांतर में केंद्रीय सत्ता के विघटन तथा क्षेत्रीय अलगाववाद से प्रेरित होकर बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने, ठीक है, बंगाल का नवाब था सुजाउद्दीन, 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। कब? 1732 में कौन बना गवर्नर बिहार का? तो अलीवर्दी खां। ठीक है, यहाँ मुर्शीद कुली खां, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद। फिर बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन आते हैं, उन्होंने 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। और बिहार की उस समय स्पेसिफिकेशन दी गई है कि 9,52,558 बीघे में यह फैला हुआ था। 7 सरकारें थी यहाँ पर, 199 परगना था। ठीक है, बिहार इस वक्त। और बिहार की जो तत्कालिक सरकारें थी उस वक्त में, उस समय बिहार मुंगेर, चंपारण, हाजीपुर, सारण, तिरहुत तथा रोहतास था। ठीक है, बिहार मुंगेर, चंपारण, हाजीपुर, सारण, तिरहुत और रोहतास। अलीवर्दी खां एक कुशल प्रशासक था। उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से विद्रोही जमींदारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर अल्प अवधि में ही सूबे की वित्तीय स्थिति को संतोषजनक बना दिया था। अलीवर्दी खां ने दिल्ली दरबार को दी जाने वाली वार्षिक मालगुजारी की राशि को
20 लाख से बढ़ाकर 30 कर दिया था, मतलब 30 लाख कर दिया था। ठीक है, और इसके परिणाम में क्या हुआ, मुगल सम्राट की दृष्टि में उसकी छवि एक योग्य शासन अधिकारी की हो गई। ओके, तो यहाँ तक अभी हम लोगों को पार्ट 1 में, ये पहला वीडियो लेक्चर में हम लोगों को समझना है। इसके बाद का लेक्चर बहुत जल्द फिर से रिलीज़ होगा। आप यहाँ तक की कहानी को पढ़िए, समझिए, जानिए, तो मुझे लगता है आपके काफ़ी काम आएगा। और फिर बहुत जल्द मैं उपस्थित होऊंगा एक इसी के आगे की कहानी को लेकर के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके काम आएगा, और आप अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।